नमस्कार। देश का सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। एक तरफ देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जबकि दूसरी ओर हम अभी भी देश में समान नागरिक कानून लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सही मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की आत्मा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका। समान नागरिक कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब जब लागू करने की पहल की जाती है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। इसके विरोध में तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कभी इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया जाता है, तो कभी इसे मजहब पर हमले की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी कि समान नागरिक संहिता को अभी लागू ना किया जाए। इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो मुस्लिम समुदाय में निकाह और तलाक के मामले प्रभावित होंगे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता की देश को कोई भी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए काम कर रही है, इसीलिए ट्रिपल तलाक के बाद अब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में है। गृहमंत्री अमित शाह भी बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कह चुके हैं। ऐसे वक्त में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी इस पर चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि इसका विरोध क्यों किया जा रहा है एक समुदाय विशेष की तरफ से? क्या इसे मजहबी वोट बैंक की राजनीति इससे खत्म हो जाएगी, इस बात का डर है? क्या इससे मुस्लिम ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से पर्सनल लॉ बोर्ड की मनमर्जी और जो दखल अंदाजी है वो खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव कब तक जारी रहेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे आज। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मेहमानों का जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। अभी को इस देश की जरूरत नहीं है। हमको आप ये बताइए, आज बीजेपी अमित शाह साहब ये सब बोल रहे हैं, आपको मालूम गोवा में जो सिविल कोड है, कैसा सिविल कोड है? अगर गोवा में कोई हमारा हिंदू भाई शादी करता है और उसकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की हो जाती है, उसको बेटा नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज कर सकता है वो। अब इस पर क्या बोलेंगे बीजेपी वाले? सरकार आपकी है वहां पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सवाद आजा अपना बदला ले ले। हद सवाद दौड़ते हैं, क्या मंजर होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाद लपेट जाते हैं, सीधे मुबारक को बोसा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, सवाद ये क्या कर रहा है? हद सवाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह, जिंदगी का आखिरी वक्त है, मौत मेरे सामने है, मैं अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपने जिस्म को आपके जिस्म से मस कर रहा हूं। मैं तो जितना मुसलमान लोगों को मिला, सब लोग चाहते यूसीसी हो। कोई मुसलमान लड़की नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड मेरा तीन छोटे लिए वाइफ लेके आए, कोई नहीं चाहते। ये तो हमको पूछने का बात नहीं है, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड तीन शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मेरा पास तो यूसीसी है, मेरा बहन मेरा बेटी के लिए तो यूसीसी है। अगर मेरा बेटी के लिए यूसीसी का कब्ज है तो वो कब्ज मुसलमान का बेटी को भी होना चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को तो एक्सेप्ट करना होगा ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत स्पष्ट तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की, मौलाना हसरत मोहानी ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, जवाहरलाल नेहरू जी ने की, उसमें क्या कहा गया है कि हमें पूरे देश में और पूरे देश के लोगों के लिए समान नागरिक कानून बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, कॉमन सिविल कोड की दिशा में काम करना चाहिए।
और ये जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इनको एक बात समझना चाहिए, कॉमन सिविल कोड का ये कतई अर्थ नहीं है कि किसी धर्म की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। और भी चीजें इसमें कही गई है, लेकिन इस्लाम में ये कहीं नहीं कहा गया कि अगर आपने एक शादी कर रखी है तो दूसरी शादी कर लीजिए। इसमें कुछ इंसान, बहुत से लोग धोखा भी दे देते हैं कि अपनी एक मतलब बीवी घर में है और दूसरी जगह फिर शादी कर ली। लेकिन इसमें जो है हमें बताना पड़ता है कि अगर आप इस्लाम के मुताबिक चले तो पहली बीवी की इजाजत के बिना दूसरी शादी नहीं है। कानून अगर कोई व्यवस्था ला रहा है, किसी चीज को रख रहा है, तो उसका मतलब हर चीज को देखना चाहिए कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। देखिए, जैसे 3 शादियों का आजकल विवाद बहुत, 3 शादी के लिए बहुत विवाद आजकल चल रहा है और इसमें सब लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारा कुरान क्या कहता है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान में क्या कहा गया है। कुरान कहता है कि 3 शादी की इजाजत तो दी है। पढ़ने वाले सिर्फ इतना हिस्सा तो कुरान का पढ़ते हैं, लेकिन आगे का हिस्सा कि उसमें क्या कहा गया है कि जब आप बाकी सारी बीवियों के साथ बराबरी का वो कर सकें, अगर आप उनको घर दे रहे हैं तो तीनों को बराबर हर चीज, अपना वक्त, अपनी हर चीज बराबर दे रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। और आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त सवाल ये मेरा नहीं है, इस वक्त सवाल ये देश का है कि समान नागरिक संहिता से दिक्कत क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। देश का एक एक नागरिक पूछ रहा है कि भाई समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सबको बराबर अधिकार, सबके लिए बराबर कानून, सबके लिए एक कानून। तो फिर इस पर कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? इस पर देश के जाने माने गेस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए मेहमान। मैं उनके पास चलूंगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अश्विनी उपाध्याय जी हैं, देश के जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर याचिकाकर्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है उन्होंने। कीर्तिनाथ पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त पैनल में हमारे साथ हैं। मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ मौलाना महबूब पाशा साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चूंकि अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस पर सवाल उठाया जा रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बोर्ड की तरफ से इस पर सवाल उठाया जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे शुरुआत दानिश कुरैशी साहब आपसे करनी चाहिए। समान नागरिक संहिता, इसके नाम में ही इसका मकसद छुपा हुआ है कि सबके लिए समान कानून। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें डर क्या है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि किसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी जब इस देश में लाई गई थी तब आपको पता है हमारा कमिटमेंट क्या था आवाम से, कि हम सरकार के स्वरूप में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज की जो बात है वो आवाम के बीच में जाएंगे। क्योंकि आप सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, हमने पार्लियामेंट इसलिए बनाया है क्योंकि 100-125 करोड़ की आबादी, सारे के सारे लोग जाकर वहां नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज जो हैं, जो भी प्रायोरिटीज आएंगी उस पर हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या यही प्रायोरिटी रह गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक मजहब के अंदर में निकाह हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, इसी नरेंद्र मोदी की सरकार सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब तो सबके लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए, मुझे बात खत्म कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, इसी देश में, इसी सरकार की मौजूदगी में नागालैंड में अलग पासपोर्ट, अलग फ्लैग, अलग कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, क्या हम वहां वीजा लेकर जाएंगे? ये यूसीसी रहेगा क्या? यूसीसी ये रहेगा कि पश्चिम बंगाल का ब्राह्मण मछली खाएगा, मांस खाएगा, गौ मांस भी खाएगा, और गुजरात का ब्राह्मण नहीं खाएगा? ये यूसीसी रहेगा? प्रॉब्लम क्या है कि सरकार की नीयत जो है ना, नीयत में प्रॉब्लम। दूसरे नंबर की मैं आपको एक बात कहूं कि अगर किसी कम्युनिटी बेस्ड रिलीजियस डिसीजन लिया जा रहा है तो क्यों ना उस कम्युनिटी का रेफरेंडम लिया जाए। बियॉन्ड रेफरेंडम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विदाउट रेफरेंडम सरकार के पास कोई राइट्स नहीं है कि किसी के भी मजहबी मामले में हस्तक्षेप करे। दूसरी बात, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं टू एनडेवियर यूसीसी, तो उसके लिए सर आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं। इस कानून को लेकर का इस कानून के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि धर्मनिरपेक्ष कानून है ये, इसके लिए तो ये शब्द ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आप धर्म विशेष मजहब की बात करते हैं क्यों हैं? सुनिए मेरी बात धर्मनिरपेक्षता की है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि तमाम के तमाम लोगों को आप बुलाइए, चाहे जिस भी मजहब के पास अपने पर्सनल लॉ है, सिख कम्युनिटी के पास हो, जैन के पास हो, मुसलमानों के पास हो, पारसीस के पास हो, सारे लोगों को बुला के उनसे कम से कम मशवरा तो किया जाएगा। या फिर आपको अगर डिक्टेटरशिप करनी है तो फिर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको अगर नहीं लगता है कि चाइना, मैं बाकी गेस्ट से एक रिएक्शन लूंगा। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी इस समय मेरे साथ, क्योंकि इस मसले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की हुई है। मैं अश्विनी उपाध्याय जी
आपके पास चल रहा हूं। आपने सुना अभी वो डिक्टेटरशिप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कानून आएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, और उनको लग रहा है कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है। आप सर वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको समझा है आपने, इसको लेकर याचिका भी लगाई है, क्या कहता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसको लेकर डर क्यों है या फिर एक भ्रम है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय असाउद्दीन ओवैसी जी को निमंत्रण देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि एक दिन वो आधे घंटे 1 घंटे 1 to 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस कर ले। भगवान के लिए, खुदा के लिए मुस्लिम भाइयों और बहनों को कंफ्यूज न करें। उनको जो कुछ दिक्कत है वो इंडिया न्यूज पे आ जाए, आप मुझे बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, और जब वो समय दे आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। एक दिन 1 to 1 वो जितने घंटे इस पे बहस करना चाहे वो बहस कर। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कांग्रेस या बीजेपी का विषय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का विषय है, और इस पे आज दोबारा चर्चा करना संविधान निर्माताओं का अपमान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पे 23 नवंबर 1948 को बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। पूरी चर्चा के बाद ये संविधान में आया है। 300 संविधान सभा में 300 लोग थे, सबने मिलकर चर्चा कर लिया। चर्चा करने के बाद फैसला कर लिया कि इस देश में अलग अलग कानून नहीं चलेगा, कॉमन सिविल कोड होगा, समान नागरिक संहिता होगी, लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं होगा, बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं होगा। तो फिर 75 साल के बाद दोबारा वही बात करना, मुझे लगता है ये रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सर सैयद अहमद खान, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू जी, जो लोग 300 लोग थे, उन सबका अपमान है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। आज जो लोग बहुत बार बार दुहाई देते रहते हैं हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमको धार्मिक अधिकार है, उनको जरा समझ ले धार्मिक कितनी स्वतंत्रता है समझ ले। आर्टिकल 25 में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसी आर्टिकल 25 की शुरुआत होती सब्जेक्ट प्पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, मतलब धर्म पालन का अधिकार है, अधर्म का नहीं। रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। और जो आर्टिकल 25 नागरिक को धर्म पालन का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को अधर्म के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें रीतियों को पालन करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 हमें प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 कुप्रथा रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। और दुर्भाग्य आप देखिए, पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक होते हैं वो समान नागरिक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बांग्लादेश के माइनॉरिटी कहते हैं हमको जी समान नागरिक अधिकार दे दो, पाकिस्तान के माइनॉरिटी कहते हैं हमको समान नागरिक अधिकार दे दो। पूरी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक कह रहा है समान अधिकार सबको दे दो, अल्पसंख्यक कह रहा नहीं हमको समान अधिकार मत दो, हमको विशेष अधिकार दे दो। एक्चुअली संविधान सभा में तो ये कहा गया था, भाई देखो इस देश में 5 सब भाई भाई हैं, ये ध्यान रखना है कि जो अधिकार बड़े भाई को हो वो छोटे भाई को भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे सरकारों ने क्या किया, छोटे भाई को दामाद बना दिया, उसको फूफा बना दिया। अब वो एक बार उसको चूंकि पिछले 60-70 साल से दामाद और फूफा बनने की आदत पड़ चुकी है, उसको विशेष तरीके से ट्रीटमेंट मिलता रहा है। अब वो दामाद और फूफा वाला पद छोड़ना नहीं चाहता, वो भाई बनना नहीं चाहता, वो हमेशा कहता नहीं मुझे अलग से ट्रीट करो, अलग से ट्रीट करो। अब मैं आता हूं समान नागरिक संहिता पे। आर्टिकल 44 से देखिए जरा होगा क्या। पहली बात तो आर्टिकल 44 से हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं। आर्टिकल 44 से जो फायदा होगा वो सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को होगा, हिंदू बेटियों को बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्यों नहीं होगा आप समझ लीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर बता रहा हूं। समान नागरिक संहिता आएगी तो शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी। हिंदुओं में बेटे और बेटी की शादी की उम्र में लगभग समानता है। 18 साल लड़की की उम्र है, लड़के की उम्र 21 साल है। तो फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को, जिनकी शादी की उम्र भी 9 साल है। समान नागरिक संहिता आएगी तो सबका तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। यानी अगर लिखित होगा सबका लिखित होगा, मौखिक होगा सबका मौखिक होगा, पंचायत के थ्रू होगा सबका पंचायत के थ्रू होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो जाएगा तलाक का, उसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। यानी अगर नपुंसकता के आधार पे तलाक मिलेगा तो सबको मिलेगा, बाझपन के आधार पे तलाक मिलेगा तो सबको मिलेगा, अगर कोढ़ होने पे तलाक मिलेगा तो सबको मिलेगा। अभी अलग अलग चल रहा है, कोई कोढ़ होने पे ले सकता है, कोई बाझपन के आधार पे ले सकता है, कोई बाल विवाह के आधार पे ले सकता है, कोई बहुविवाह के आधार पे ले सकता है। ठीक है। तो
ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा ठीक है। और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा तो सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। अभी हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है तलाक लेने के बाद, मुस्लिम बेटियों को नहीं मिलता, उनको केवल मेहर की रकम मिलती है और मेहर की रकम वो 25,000 भी होती है, 50,000 भी होती है, 5,000 भी होती है। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा। अभी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, भरण पोषण का अधिकार, लालन पालन का अधिकार सबको बराबर मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबको बराबर मिलेगा। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे 10 सेकंड चाहिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए सर। वो क्योंकि आपकी बात को कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं दानिश साहब, आपकी बात को काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर उसका आप जवाब दीजिएगा। इस बीच में आपको बता दूं कि चारू प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। चारू जी आपके पास आ रहा हूं, दानिश जी के एक रिएक्शन लेके फिर आपके पास आ रहा हूं। दानिश जी देखिए, सबसे पहले तो अश्विनी उपाध्याय जी ने जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन्विटेशन दिया है, तो आप समझ लीजिए आप इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट चले जाइए अश्विनी जी। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अभी एंकर बता रहे थे, आपको ये नहीं पता कि इस देश में 18 साल किसी बच्ची की उम्र की शादी नहीं है। नया जो रेजोल्यूशन आया है उसमें आप एक चेक कर लीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा संज्ञान लेने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, वो मैं आगे चल के, अभी मैंने 10 सेकंड का वक्त लिया, अगली बार मेरा टर्न आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अश्विनी जी फटाफट आप बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार सबको मिलेगा। हिंदू बेटियों को विरासत का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को विरासत का अधिकार नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको वसीयत का बराबर अधिकार मिल जाएगा। हिंदू बेटियों को वसीयत का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को वसीयत का अधिकार नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, प्रॉपर्टी राइट इक्वल हो जाएगा, बेटा हो या बेटी दोनों को प्रॉपर्टी का बराबर अधिकार होगा, बेटे बहू को बराबर अधिकार होगा। तो हिंदुओं में तो पहले प्रॉपर्टी का इक्वल राइट है, मुस्लिम बेटियों को इक्वल राइट नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब कॉमन सिविल कोड का फायदा यह होगा कि मेरी अगर 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, एक क्रिश्चियन से करे, तो अभी क्या हो रहा है, उनके चारों के शादी के बाद उनके अधिकार बदल जा रहे हैं, उनके सिविल राइट बदल जा रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट बदल जा रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट बदल जा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी के बाद, शादी के पहले वो किसी से शादी करे, एक तो शादी की प्रक्रिया समान होगी, ह्यूमन राइट समान होगा, सिविल राइट समान होगा, प्रॉपर्टी राइट समान होगा। इसलिए मैं कहता हूं इसका बहुत बड़ा, इस समाज सुधार के लिए सबसे अच्छा जो एक एग्जाम्पल होगा कॉमन सिविल कोड होगा। दूसरी बात, पर्सनल लॉ नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं बाकी लोगों को जा रहा हूँ अश्विनी, बाकी लोग भी हैं मेरे साथ गेस्ट, मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा, अभी काफी लंबा टाइम है, आपके पास लौटूंगा। लेकिन चारू प्रज्ञा जी, जो इस वक्त एक परसेप्शन बन रहा है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, यह परसेप्शन बन रहा है कि एक मजहब विशेष के लोगों पर सरकार इसको थोपने की तैयारी कर रही है, जबरदस्ती इसको थोप रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी रोहित जी कि इस मजहब विशेष में भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने जीवन में आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को वो सारी मॉडर्न चीजें, फैसिलिटीज, राइट्स देना चाहते हैं जो लड़कियों के पास होने चाहिए। आप मुझे बताइए ना, कौन से अच्छे घर की मुस्लिम बच्ची का शादी 9 साल या 10 साल की उम्र में हो जाता है? नहीं होता। ये उन बच्चियों का हो जाता है जिनके हक की लड़ाई करने वाला कोई नहीं होता। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ। एक चीज और जिससे मुझे आपत्ति होती है, ये सारे वो लोग हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का झंडा उठाने वाले कहते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बार बार लेकर हमें याद दिलाना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, एक प्रोग्रेसिव देश मुझे पूरी दुनिया में बता दीजिए जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं है। हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी बहुत पहले, आजादी के समय। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जरूर लिख दिया गया था, लेकिन उसको लॉ नहीं बनाया गया था। लेकिन आज हमारे मॉडर्न देश में हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि कैसे कोई एक 9 साल के बच्चे की शादी कर सकता है, 10 साल के बच्चे की शादी कर सकता है, और जो कर रहा है उसको डिफेंड करने वाले लोग कैसे समाज में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी बच्ची का घर टूट जाता है तो उसका साथ देने वाले लोग क्यों नहीं है? वो बेचारी कहां पर रहेगी? उसे अपने बच्चों को साथ रखने का हक नहीं मिलता। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम एक प्रोग्रेसिव देश हैं, अगर भारत आगे बढ़कर विश्व गुरु बन रहा है, तो हम अपनी बच्चियों को पीछे नहीं छोड़ सकते। अश्विनी जी एक बात ठीक कहते हैं, हिंदू बच्चियों को कुछ चीजों में बहुत लाभ मिलता है क्योंकि हमें इक्वालिटी बहुत चीजों में मिल चुकी है। भाई हमको अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलने लग गया है। अगर डिवोर्स होगा तो बच्ची को रहने के लिए घर भी मिलेगा, उसको अपने
अपने बच्चे के कस्टडी के लिए लड़ने का हक भी मिलेगा। लेकिन मुस्लिम बहनों का क्या हुआ? अच्छा, ये वही सारे लोग हैं जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी खड़े हुए थे। आज इनसे जाकर पूछिए, अगर इनके घर का कोई बच्चा, इनकी बहन, इनकी बेटी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो क्या ये कोर्ट से जाकर मदद नहीं मांगेंगे? ये चाहेंगे अभी भी शरिया लॉ चलता रहे। शरिया लॉ रिग्रेसिव है। और मैं वापस इनसे पूछूंगी, अगर आप सच में प्रोग्रेसिव हैं तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं ऐसी पुरानी बातें? हमारे देश में गोवा एकमात्र प्रदेश है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज है, और वहां पर आपने कभी इस तरीके की बातें सुनी है क्या? जिस तरीके के बेकार के झगड़े देश में कई कई जगह से हमको सुनने को मिलते हैं। इन झगड़ों को पीछे छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये 14 से है, और मैं इस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं क्योंकि इन सारे कॉजेज में मैं दिल से विश्वास रखती हूँ। मैं चाहती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। ठीक है, मैं कीर्तिनाथ पांडे जी के पास चल रहा हूं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद बाकी और मेहमान रहे उनके पास चलेंगे। कीर्तिनाथ पांडे जी, आपका या आपकी पार्टी का इस पर क्या टेक है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या आपका टेक है? क्या देश में से एक समान कानून नहीं होना चाहिए सबके लिए, जब ये कानून ये है कि धर्मनिरपेक्ष है, इसमें कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, ये एक आम इंसान के और उसके अधिकारों की बात हो रही है? दिक्कत क्या होती है फिर इसमें? कहां आती है दिक्कत? देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून एक हो जाए, लेकिन उससे भी तमाम महत्वपूर्ण सवाल देश के अंदर हैं, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता। भारत देश अनेकता में एकता की संस्कृति वाला देश है, अनेक भाषाओं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों का देश। अब अगर कोई भी कानून इस देश में बने तो जो भी तमाम वर्गों और धर्मों के लोग इस देश के अंदर हैं, उनकी सहमति, उनकी राय शुमारी के बाद कोई कानून बनना चाहिए। और राज्य इस पे पहल क्यों कर रहा है? नहीं, एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, जब एक चीज दिख रही है, जब एक चीज दिख रही है कि हाँ पूरे देश के लिए ठीक है, इसमें कोई एक धर्म की तो बात हो ही नहीं रही ना सर। बात तो ये ना, किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है, तो फिर किसी एक मजहब विशेष को क्यों परेशानी हो रही है? मेरा सवाल ये उठता है। रोहित जी, मैं एक बार जल्दी से बोल दूं कि मुझे अगर 10 सेकंड का समय देंगी। मैं तो किसी धर्म की बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई कानून बनाना हो और सभी धर्मों और वर्गों के लिए बनाना हो कि सभी धर्म और वर्ग के लोग उसको माने, तो उसके लिए सबसे रायशुमारी होना क्या कोई गुनाह का काम है? ठीक है, रायशुमारी पर अपना रिएक्शन दे दीजिए चारों जी। रायशुमारी पर वो कह रही है, हाँ बोलिए, फिर मैं महेंद्र जी के पास चलता हूँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं रहेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, मैं उनको याद दिला दूं, क्योंकि मैंने गोवा का उदाहरण लिया। गोवा में लोग मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन जब किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, कानून की बात आती है, तो उनका उसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। किसी के रिलीजन में इंटरफेरेंस नहीं है उस प्रदेश में। ठीक है, मैं एक और हमारे साथ, ठीक है, मैं महेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। गोवा के अंदर ये कानून बना सामान नागरिक संहिता के तहत कि 25-30 साल तक अगर बेटियों को, तो सर यही तो है ना, जब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, जब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो फिर सब नल एंड वाइड हो जाएंगे ना, फिर तो एक ही कानून रहेगा ना देश में। बात तो यही हो रही है। अरे सर, जब नया आएगा तो पूरे देश में फिर एक हो जाएगा ना, सेंटर अगर उसको लागू करेगा तो पूरे देश में एक हो जाएगा। ठीक है, मुझे हाँ ठीक है, एक मिनट, मुझे मौलाना महबूब पाशा साहब के पास जाने दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं चल रहा हूं, और वो टीपू सुल्तान पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष भी हैं। मौलाना साहब, आप बताइए, क्या डर है आपको क्या इस चीज का डर है कि जो आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर यह असर डालेगा समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, ये आपको डर है या क्या डर है आपका? देखिए, इससे कोई डर वरने की बात तो नहीं है। सिर्फ जब से भाजपा सरकार आई है, सिर्फ मुसलमानों पे टारगेटिंग क्यों कर रही है? अगर मुसलमान बच्चियों पे, अगर इतनी औरतों पे उनको फिक्र है, तो हिजाब से लेकर उनको एजुकेशन प्राइवेट कराया जाए, उनकी तरक्की के रास्ते दिए जाए। सिर्फ तो हिंदू मुसलमान यही सुनते आ रहे हैं हम तक कब तक सुनेंगे ये बातें, और कब तक, और क्यों से हैं हम? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए पाशा साहब, एक चीज बताइए, सबके लिए एक कानून, कोई धर्म नहीं कि इस धर्म के लिए अलग, इस धर्म के लिए अलग, सबके लिए एक कानून, क्योंकि सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस देश के हर नागरिक के लिए बराबर कानून होना चाहिए? इस देश के हर आदमी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इस देश की हर महिला को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इस देश के हर लोगों के लिए बराबर कानून होना चाहिए। हर आदमी से पूछना चाहिए उसकी ख्वाहिश क्या है, उससे डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करने के बाद ही इसको सभी लागू करना चाहिए। उससे पहले एकदम ये जुल्म है, ये जुल्म होता है कि ये रोहित जी जुल्म होता है कि जबरदस्ती ठुका जाए। इस वजह से
डिस्कस करना चाहिए ना, पर डिस्कस तो कीजिए, सबको मिलाइए, सबको बिठाइए, एक बातचीत कराइए, बाद में इसको ये करे, ये अरे इसलिए कि यह सर्वाधिकारी क्या करते जाए, हम सुनते जाए, हम क्यों सुने? ठीक है, इसका जवाब मैं दे दूं। इस पर आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए हमारे 2-3 साथियों ने कहा कि कंसल्टेशन करो। अब कंसल्टेशन किससे करें? एनजीओ से करें। 1973 में बनाए हुए 1973 में बनाए गए। हाँ, सुन तो लीजिए, आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए सर, आपको जवाब दे रहा हूँ, आप ही को जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कंसल्टेशन के लिए ही पार्लियामेंट है, कंसल्टेशन के लिए ही असेंबली है। हमारे डेमोक्रेसी में जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक बार सुनिए प्लीज, ऐसे लगातार मत बोलिए। टीपू सुल्तान जी ऐसे लगातार मत बोलिए, सुन लीजिए प्लीज। हाँ, तो कंसल्टेशन के लिए ये सांसद विधायक हैं। जब संसद में बात आएगी तो ओवैसी जी अपनी बात रखेंगे, अखिलेश जी अपनी बात रखेंगे, बहन मायावती जी अपनी बात रखेंगे, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मैं जवाब दूंगा। नहीं, सुन तो लीजिए। अब कल को कोई बाबर पार्टी बना ले, कोई हुमायूं पार्टी बना ले, कोई औरंगजेब पार्टी बना ले, तो उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकता। इस भारत में 20 लाख एनजीओ है, उसी 20 लाख एनजीओ में से एक एनजीओ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत क्या है? एक सिंपल एनजीओ है, 1973 में बनाया हुआ एक एनजीओ है। अब उस एनजीओ से कंसल्टेशन नहीं हो सकता। करता है वो सभी, मैं कहता हूँ जो जनता के नुमाइंदे हैं, जो लोग चुनाव लड़के आए हैं, जो लोग विधानसभा राज्यसभा में हैं, उनसे कंसल्टेशन होगा। अब एनजीओ से हो, बाबर पार्टी, हुमायूं पार्टी, तुगलक पार्टी, शेरशाह पार्टी और लोधी पार्टी और टीपू पार्टी, इनसे तो नहीं हो सकता। हम लोग लोकसभा में भी आएंगे, हम लोग विधानसभा में भी आएंगे, हम लोग। हाँ, जब आओगे तो आपसे चर्चा हो जाएगी। अभी रोहित मैं जवाब दूंगा अश्विनी जी को। रोहित मैं जवाब दूंगा अश्विनी जी को। ठीक है, दानिश साहब बोलिए आप। ठीक है अश्विनी जी, आपने बात कर दी। अब दानिश साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी डिबेट हो, अगर हेल्दी डिबेट हो तो बहुत अच्छा है। आपने अपनी बात रखी, अब दानिश साहब को कहने दीजिए। हाँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको रखने दीजिए ना। एक हेल्दी डिबेट होगी तो अच्छा रहेगा, कुछ आउटकम तो होगा कम से कम। बोलिए दानिश साहब, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है और बहुत सम्मान की नजर से मैं आपको देखता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं मेरे दिल में आपके लिए थोड़ा सा सम्मान कम हो रहा। ठीक है, आप भले उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो टीपू सुल्तान कह के या जो भी, तो वो बात 2 नंबर के। दूसरे नंबर के मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि इस देश में डेमोक्रेसी मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक का जो आप कह रहे हैं ना, हम पूरे 150 करोड़ पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते, इसलिए 750 राज्यसभा के लोगों के साथ वहां बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कल के दिन में आप ये कहेंगे कि कोई अश्विनी उपाध्याय जी मेरा कत्ल कर दें और पार्लियामेंट में ये ठहराव ला देंगे कोई संसद के, भाई अश्विनी उपाध्याय जी के ऊपर 300 दिन ले लेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अवाम का रेफरेंडम इसलिए जरूरी हो जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने में चीजों को आसानी रहे। दूसरा, चारू जी कह रहे हैं सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक इंसान से पूछा जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर उस दौर में हमारे यहाँ भरी गई जिस दौर में डेमोक्रेसी के मामले में लिटरेसी नहीं थी पब्लिक के अंदर में, तो आज तो मैं समझता हूं कि ठीक है सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे हेडलाइंस लेनी है, मैं हेडलाइंस के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। चिंता मत कीजिए, हेडलाइंस के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हेडलाइंस देख रहे हैं इस वक्त। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा दानिश जी आपके पास चल रहा हूं। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बात रख लीजिए पूरी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रज्ञा जी से पूछना चाह रहा हूं कि वो अभी कह रही थी कि 9 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो रही है। देखिए, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए छोड़ दीजिए, आपके राज्य में तो आप नहीं होने दे रहे हो। इसके अलावा के मुझे राज्य बता दीजिए जिस राज्य के अंदर में 9 साल की किसी भी मजहब की, किसी भी सेक्ट की, किसी भी पंथ की बच्ची की शादी हुई हो। 10 से ज्यादा केस आप मुझे बता दीजिए। देखिए, यहाँ बैठ के गुमराह करना और उसके बाद बातें करना और बात है। हमारे अश्विनी जी मैं खत्म कर लूं बात, उसके बाद बोलेगा। हमारे यहाँ ऑलरेडी रिसेंटली अभी नया जो सर्कुलर आया उसमें 21 साल की महिला, उसमें 21 साल की लड़की की ही शादी हो सकती है, ऐसा क्लियर कट है। क्या उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस्लाम या पारसी या क्रिश्चियन या जैन बात कर दिए गए? नहीं कर दिए गए। लेकिन हो क्या रहा है, चारू प्रज्ञा जी और उनकी पार्टी का
इंटेंशन क्या है वो हमारी समझ से परे है, लेकिन जो मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है कि जैसे मुसलमान अपनी 9 साल की बच्ची की शादी करा दे रहे हैं, उनकी तलाक हो जाती है तो वो रख देते हैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, मैंने उनको 1 मिनट दिया, बस पूरा होने वाला है, आप ही के पास आ रहा है। खत्म करें। सुनिए, इस देश में हमारे यहाँ हिंदी भाषा पे एक मत नहीं है। अगर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा लागू करने की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में से आवाज निकलती है कि हम पूरा देश अलग मांग लेंगे। ये यूसीसी की बात कर रहे हैं। अगर नागालैंड को आपको अलग पासपोर्ट देने की जरूरत पड़ी तो क्या कल हम वीसा लेकर वहां जाएंगे? ये यूसीसी की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करती है। क्या चाइना का इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे सर पे? चारू जी हो गया सर, आपका 1 मिनट हो गया, आपका 1 मिनट हो गया। चारू जी अब 1 मिनट आपका है। जी देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होती, अगर आप नहीं करना चाहते किसी बच्चे की शादी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में बुराई क्या है? तो आपको तो स्वागत करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि हमारी पार्टी काम नहीं कर रही तो मुझे बताइए, जब सिलेंडर बांटे जाते हैं क्या मुस्लिम बहनों को नहीं मिलते? घर बनवाए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलते? क्या गुमराह हो रहे? मैं इसका भी जवाब दूंगा। सरकार की कोई योजना, सुनिए, सरकार की कोई योजना में आप 341 की तरफ बात कर देंगे मुसलमानों। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोलना चाहती हूँ, क्या है, मैंने निर्णय लिया है, चाहे हिंदी डिबेट हो चाहे हिंदी डिबेट भी हो, मैं अब किसी डिबेट पे चिल्लाऊंगी नहीं। तो अगर किसी को मेरे बीच में बोलना है मैं चुप बैठ जाऊंगी। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो मैं चाहूंगी कि मेरे बीच में भी कोई ना बोले। मैंने बिल्कुल कड़ा निर्णय लिया है कि टेलीविजन पे ये जो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने का और दूसरों को इज्जत ना देने का तरीका है, इसको खत्म किया जाए प्लीज। मैं चाहूंगी मेरे सारे पैनलिस्ट भी मेरा साथ दे इसमें। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जब आप बोल रहे हैं हमारी सरकार को काम नहीं है, हमारी सरकार इतने काम कर रही है और इस काम को करने में वो कहीं पर भी फर्क नहीं कर रही कि कौन सा लाभार्थी कौन सी जाति से आता है, कौन से धर्म से आता है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है। जिसको जरूरत है उसका साथ दिया जाता है। और मोदी सरकार ने पहले दिन से आज तक एक ही तरीके से अपना काम करने का तरीका रखा है और ये बात सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं। क्योंकि आप अगर मुझे ये बोलेंगे ना आज दानिश जी की मुस्लिम लोगों को फायदा नहीं हुआ हमारी नीतियों से, तो आप झूठ बोल रहे होंगे। इस बात को आप भी जानते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक धर्म के बच्चों को कुछ हकों से दूर रखना गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अगर अभी बीच में जो पार्टी की प्रवक्ता है वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको बच्चों के लिए कुछ करना है, पढ़ाई करवाइए उनकी। क्या आपको ऑलरेडी नहीं मालूम हमारे देश में पढ़ाई मुफ्त है, लड़कियों के लिए खासकर? क्या आपको नहीं मालूम? आप यहाँ कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, एक बात तो है, मैं दानिश जी आपके पास आऊंगा। एक बात तो है, मुझे मौलाना पाशा के पास चलना होगा। मौलाना पाशा मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। मौलाना महबूब पाशा, सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अभी जब ट्रिपल तलाक को लेकर हुआ तब भी एक डर बनाने की कोशिश की गई थी ट्रिपल तलाक को लेकर, लेकिन क्या हुआ देखिए ना, आज एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्टर। महिलाएं देखिए कितना खुश हैं ट्रिपल तलाक को लेकर। एक डर बनाने की, अब क्या वही डर अब बनाने की कोशिश की जा रही है इस समान नागरिक संहिता को लेकर? हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफ संविधान को भी लेके चलता है, एक तरफ शरिया को भी लेके चलता है, तो उनसे संवाद करें। उसका क्या है, उसकी मजबूरी, उससे बातचीत तो करिए ना। फोन कर रहे हैं सर मुस्लिम महिलाओं से पूछिए। हेमंता विश्व शर्मा ने जो आज बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। उस महिला से पूछना चाहिए जिसको ये डर रहता है कि कहीं दूसरी तीसरी बीवी ना आ जाए मेरे होते हुए, इसलिए जरूरत है समान नागरिक संहिता की। मैं जवाब दूं रोहित जी, मैं जवाब दूं चेहरा नहीं दिख पाएगी। मीडिया वाले बातें कर रही थी, अभी तो अच्छी बातें कर रही थी। अभी तो बिल्कुल भाजपा की यही कथनी और करनी का प्रॉब्लम है चारू जी, कि यही कथनी और करनी का। अभी तो अच्छी बातें कर रही थी आप कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी और फिर आप वापस इंटरव्यू करेंगे। मैंने बोला रोहित जी को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, आपको मौका नहीं दिया। अभी पाशा जी बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यही है भारतीय जनता पार्टी। मैं इसके बाद पांडे साहब के पास चलूंगा, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पाशा साहब बात कंप्लीट कर लीजिए, जो मैंने कहा उस पर जवाब दीजिए मुझे। क्या डर है कि नहीं है मुस्लिम महिला के अंदर? यह बात गलत है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो डर तो निकलेगा, कम से कम अपनी जिंदगी ढंग से जी पाएंगे। मौलाना पाशा, नहीं मुस्लिम है ये सुनिए ये एक भयानक ये चला रहे हैं
प्रचार चला रहे हैं कि मुसलमान वकील शादी कर रहे हैं। कितने लोग शादी किए हैं? सारे। अरे भाई, जब मैं वही तो कह रहा हूं ना, फिर कानून बन जाएगा तो नहीं कर पाएगा जो करने वाला भी है। एक की जिंदगी भी क्यों बर्बाद हो? अब मैं गिनती थोड़ी ना करूंगा कि हम चलो 10 जिंदगी बर्बाद होती है, होने दो, एक की भी क्यों होने दो सर। मैं यही तो कह रहा हूं, सब इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? सर ये हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफ शरिया लेके चलता है तो दूसरे संविधान पर चल रहा है। तो संविधान की तो बात हो रही है भाई साहब, संविधान की बात हो रही है। आगे घूम फिर के वहीं इसी पर मैं लाना चाह रहा था, बात संविधान की हो रही है। आप इसको धर्म विशेष से मत जोड़िए सर, आप इसको धर्म के चश्मे से मत देखिए। ये संविधान विशेष की बात हो रही है। पांडे साहब के पास भी चल रहा, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। पांडे साहब आप इस पर अपनी राय रखिए ना, बताइए ना, बताइए उस महिला के दिल में क्या बीतती होगी जिसके रहते दूसरी तीसरी बीवी आ जाती है। क्या उसके लिए ठीक नहीं होगी ये समान नागरिक संहिता? बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी सुनिए, ये बिल्कुल सही, 30 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमानों में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या भारत की सरकार ने कोई ड्राफ्ट तैयार किया क्या सिविल कॉमन कोड का? कोई ड्राफ्ट तैयार है क्या? अच्छा, फिर तो और बढ़िया बात। अब देखिए, अब आप कह रहे हैं ड्राफ्ट तैयार नहीं, तो भैया डर किस बात का? जब पता नहीं होने वाला क्या तो डर किस बात का? अरे आप रोहित जी बात तो सुनिए, उस ड्राफ्ट तैयार होता आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुसलमानों के लिए होता है, उसकी चर्चा होती। और ये सरकार कौन सी सरकार? ये सरकार वो सरकार है कि कृषि बिल आई, 3 कानून कृषि का लाया गया, तो इनके कैबिनेट मंत्री को नहीं पता। और जो महिला मंत्री थी इनकी कैबिनेट में मोदी जी के, उसको इस्तीफा देना पड़ा कानून लागू होने के बाद। ये वो सरकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर कॉमन सिविल कोड इधर उधर, सीधा कॉमन सिविल कोड पे आइए बस। अभी मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कॉमन सिविल कोड पे बात होगी बस। जिस तरीके से उत्तराखंड अपनी बात करेगा, गोवा अपनी बात करेगा, उत्तर प्रदेश अपनी बात करेगा, बिहार मध्य प्रदेश अपनी बात करेगा, सिविल कॉमन कोड नहीं लागू हो सकता। अच्छा, मुझे सुनिए पांडे साहब, सुनिए, मुझे बताइए कि कॉमन सिविल कोड हित में है कि नहीं है, देश के हित में है कि नहीं, आना चाहिए नहीं चाहिए? अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, बस खत्म। ये बताइए रोहित जी जब ड्राफ्ट भारत सरकार की तरफ से आएगा, मैं तो आपसे सवाल बार बार पूछ रहा हूं, क्या कॉमन सिविल कोड अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से लागू करेंगे? ठीक है, मैं इस पर ये वाजिब सवाल है आपका, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। इस पर मैं चारू प्रज्ञा से जवाब लूंगा। चारू जी, यही एक सवाल है कि राज्य अगर अलग अलग लागू करेंगे तो क्या ये प्रभावी हो पाएगा? सवाल तो यही ना, फिर तो कल को जरा सा कानून लाएंगे अलग अलग राज्य, अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे सब लोग। तो क्या इसमें सेंटर को पहल नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि अलग अलग राज्य इसको लेके आए? चारू जी। सॉरी रोहित जी, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ, मैं तो मानती हूँ कि सेंटर को पहल करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई राज्य पहले पहल कर रहा है, इसमें गलत बात क्या है? मैं तो स्वागत करूंगी ऐसे निर्णयों का। अच्छा, मैं एक चीज और कि उन लोगों के लिए मैं कह रही थी जो बार बार संविधान का नाम लेते हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होने का मतलब ये नहीं है कि 150 करोड़ लोगों से जाकर सरकार पूछे और फिर निर्णय ले। इन 150 करोड़ लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे हुए हैं। वो प्रतिनिधि अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो पूरे देश का निर्णय होता है। ऐसा नहीं हो सकता जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं आपने किससे बात करी, ऐसे जाकर थोड़ी ठीक है, चूंकि हाँ नहीं, इस बात को मैं भी मान रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि एक आदमी से पूछा जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस पर मुझे लग रहा है अश्विनी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं चलूंगा। अश्विनी जी, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर दानिश जी के पास चल रहा हूं। क्या ये व्यवहारिक है कि सब अलग अलग राज्य लेकर आए? क्या ये व्यवहारिक रहेगा? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बताता हूं, इस देश में सब लोग मर्डर नहीं करते, फिर भी मर्डर का कानून है। इस देश में सब लोग रेप नहीं करते, फिर भी रेप का कानून है। इस देश में सब लोग ट्रैफिक नहीं तोड़ते, फिर भी ट्रैफिक का कानून है। तो इस देश में सब लोग बाल विवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी बाल विवाह के खिलाफ सबकी यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सब लोग बहुविवाह नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं बहुविवाह, उनके खिलाफ कानून तो होना चाहिए। सब लोग इसमें, ऐसा नहीं सब लोग अपनी अपनी परेशान करते अपनी वाइफ को, नहीं करते, लेकिन जो करते उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा बड़ा सीधा सा मतलब ये है, लोहिया जी जो समाजवादी पार्टी अपना स्पष्ट रुख नहीं कर रही है, एक बार उनको लोहिया जी को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने क्या कहा था? जो कांग्रेस के लोग इस पे नहीं बोलना चाहते, मैं चाहूंगा कि संविधान सभा में एक बार वो नेहरू जी का बयान सुन ले और भी कई कांग्रेस के लोगों ने के बयान सुन ले।
जो लोग अपने आप को बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, एक बात जरा बाबा साहब अंबेडकर का 23 नवंबर 1948 का भाषण तो सुन ले। अंत में उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा था, ये धर्म और मजहब को जिंदगी के हर कोने में क्यों घुसा देना भैया? ये धर्म और मजहब को अपनी जिंदगी के ऊपर क्यों खड़ा कर देना? इसको नीचे रखिए, इसको किनारे रखिए। कॉमन सिविल कोड आने से जैसे मैं 7 फेरा, हिंदू 7 फेरे लेते हैं वो लेते रहेंगे, जैसे मुस्लिम निकाहनामा पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे, जैसे नमाज पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे, सिख अपना गुरुद्वारे में जाके शादी करते रहेंगे, क्रिश्चियन चर्च में जाके शादी करते रहेंगे, जिसको टीका लगाना है टीका लगाए, जिसको टोपी पहनना है टोपी पहनने। इसका कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना? ये तो जबरदस्ती कंफ्यूज करने वाली बात है। कॉमन सिविल कोड होने से कॉमन सिविल कोड हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड ये बात तो पहली लाइन से मैंने ये बात कही कि ये इससे धर्म का मसला नहीं, लेकिन ठीक है, दानिश जी को अपनी आपत्ति रखने दीजिए। दानिश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए दानिश जी। देखिए सब, मैं आपको एक बात बता दूं, अश्विनी जी जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल उनकी बात में दम नहीं है। और जो भी चारू जी भी ये कह रही हैं कि लोगों से जाके रेफरेंडम, आप याद रखिएगा कि हम इलेक्शन में, चुनाव में हर एक आवाम का, हर एक व्यक्ति, हर एक फर्द का वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद हमारे पास जो पॉलिसी डिफाइंड है उसी पे काम करने की बात है। रह गई बात कि किसी के भी रिलीजन में, किसी के भी मजहब में, चाहे सिख हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं? कितने लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ। देखिए सुनिए, इसी मेरी से बात, पता लग मुझे जाएगा। ये लगता है, सुनिए, रेफरेंडम तो ऐसे ही मिल जाएगा, विरोध कितने लोग कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं। अरे चारू जी देखिए, आप अच्छी अच्छी बातें करती है, फिर बीच में इंटरवीन करती है। ये करनी और कथनी का प्रॉब्लम है भाजपा का। आप मत बोलिए बीच में, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारी बहन ऐसा करती है ना, तो जब बोल के बदलती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये भाजपा की पॉलिसी। हाँ रोहित जी, मैं ये कह रहा था, सुनिए मेरी बात। सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि आप ये कह रहे हैं यूसीसी, कोई बात नहीं। आपने हिजाब में नौटंकी कर ली, कोई बात नहीं। आपने ट्रिपल तलाक में 40 लाख से ज्यादा महिलाओं ने पत्र लिखे थे, इतने तो वोट नहीं गिरे होंगे संसद में। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का डिसीजन इसका नहीं था, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था आपको, सुन लीजिए। और कोर्ट ने डायरेक्शन क्या दिया था वो भी पढ़ लीजिए, उसका ऑपरेटिव पार्ट क्या है वो भी पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ा। बस आखिरी मिनट है सर, बात पूरी कर लीजिए अपनी। 10 सेकंड। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि आप देख लीजिए, मुसलमानों के सब्र का मापदंड आप इंतजार कर लीजिए, फिर वो डेमोक्रेटिक वे में पार्लियामेंट स्टेज पे करोड़ 2 करोड़ की तादाद में जिस दिन पहुंचेंगे, उस दिन आपको किसानों की तरह विड्रॉ करना पड़ेगा। इंतजार करिए, कर लीजिए जुल्म जितना करना है। हम तो सब धमकी दे रहे हैं। ये ठीक बात है सर, अभी भी आपके प्रतिनिधि हैं संसद में, अभी भी आपके प्रतिनिधि हैं संसद में। आप तो फिर ओवैसी साहब की भाषा बोलने लग गए, आप तो ओवैसी साहब की भाषा बोलने लग गए। इनका चेहरा सामने आ गया, इनका असली चेहरा सामने आ गया। इनकी भाषा जरा देखिए, ये तो IAS वाली धमकी दे रहे। नहीं, ऐसे नहीं, धमकी दे रहे। अभी तक ये पॉलिटिकल रैली बने हुए थे। नहीं, ये इस तरह की भाषा मत बोलिए सर। ये आप अधिवक्ता के तौर पे ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट अश्विनी जी, आपका आखिरी कमेंट। अश्विनी जी, आखिरी कमेंट आपका। टाइम नहीं है मेरे पास, आखिरी कमेंट है, 20 सेकंड है बस। आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे ट्रिपल तलाक केस के बाद बहुत सारे सेकुलर लिबरल का नकाब उठ गया था, ये कॉमन सिविल कोड भी बहुत सारे लोगों की जो झूठा नकाब पहने थे ना, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का और अपने आप को एडवांस मॉडर्निटी का, इन सब का नकाब उतर रहा है। ठीक है, आप ऐसे इस पे बहस करते रहिए, महीने भर के अंदर सबका जो है असली चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, चारू जी लास्ट कमेंट। बस 10 सेकंड है मेरे पास, खत्म। मैं ये मानती हूँ कि जो चाहते हैं हमारे देश की बेटियां बहनें आगे बढ़े और उनको सारे हक मिले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। इसका जवाब किसी ने दे दिया? क्या राज्य अलग अलग तरीके से काम करेंगे? चलिए ठीक है। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ में जुड़े, अपनी राय आपने रखी, हमारे साथ जुड़े इस बेहद इंपॉर्टेंट डिबेट पर, डिस्कशन पर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो है, देखिए, अगर इसको धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो कानून है ये धर्म से ऊपर उठकर है, इसमें धर्म का है ही नहीं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष शब्द इसका नाम दिया गया है। ये जरूरत है देश के हर उस नागरिक की जिसकी अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।